हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। ये जो है हिंदी वर्जन है। आई एम सौरभ डे एंड यू आर वाचिंग अड्डा 247। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास आज मोटिवेशनल कोट है। लेट्स सी अबाउट दैट। सो इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिज़ायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर दैन योर फियर ऑफ फेलियर। तो देखो, जब भी आप कुछ नया करने जाओगे हमेशा ऐसा होता है कि हमें डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए और हम फेल ना हो जाए। लेकिन देखो क्या है, जो आपकी सक्सेस पाने की जो इच्छा होनी चाहिए, जो सक्सेस पाने का जो दृढ़ विकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, रादर दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर। वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए आपके फेल होने के डर से। तो तभी देखा जाए तो आप सक्सेस कर पाएंगे, सक्सेस पा पाएंगे। ओके गाइस, तो इस पर्टिकुलर पॉजिटिव थॉट के साथ लेट्स टेक अ लुक जो हमारे पास ई पेपर है आज। लेट्स सी अबाउट दैट द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। अब देखा जाए तो सिर्फ इस बात की चाहत की पूरी दुनिया जो है हमें एक पूरी दुनिया की पावर समझ के चले, या फिर हमें साउथ एशिया का एक इम्पॉर्टेंट पावर लेकर के चले, इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल बनानी भी पड़ेगी। सो गाइज, ये जो आर्टिकल है देखा जाए तो IR के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है UPSC के एस्पिरेंट्स के लिए। फिर देखिए लेफ्ट पे दिया हुआ है अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। अब ये देखा जाए तो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जो लोग को एक्विट कर दिया गया था, जितने भी आरोपी थे, तो उनके ऊपर एक पर्टिकुलर व्यू को लेकर के है। फिर हम लोग देखते हैं आगे। ओके, शेकिंग टू द कोर इन कथुआ। तो कथुआ में ऑब्वियस है जो हुआ वो बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। तो ये जो आर्टिकल है देखा जाए तो उसी के ऊपर बेस्ड आर्टिकल है, और आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से जानकारी मिलेगी इसके बारे में। फिर देखिए लेफ्ट पे दिया हुआ है कैश इज स्टिल किंग। तो अचानक से देखा जाए तो कैश की कमी सी आ गई है, कैश की कमी सी महसूस हो रही है पूरे अलग अलग देशों के अलग अलग राज्यों में, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में। तो हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर हम लोग जानेंगे। लेकिन ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एनालाइज भी हम लोग आज करेंगे। ओके, तो अब देखा जाए तो इज द इंडियन इकोनॉमी रियली दैट स्ट्रॉन्ग। ये देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग रियल एस्टेट बायर्स, ये क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज यहाँ पर रियल एस्टेट रिगार्डिंग जो लॉ था उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। फिर देखा जाए भाई तो ये जो अगला आर्टिकल है वो है इन जियान BRI सिटी ऑफ होप। तो ये देखिए जो आर्टिकल है वो बेसिकली जो चाइना का जो प्लान है ये उसको लेकर के है कि हो सकता है जो BRI जो प्लान है चाइना का, या तो उससे चाइना की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, और वरना हो सकता है चाइना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाए। तो एनीवे गाइस, ये देखा जाए तो एक अच्छा आर्टिकल है IR पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस अगेन UPSC फ्रेंड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो गाइस अब हम लोग आते हैं वापस सेंटर स्क्रीन पे। हमारा जो रिव्यू था वो पूरा हो चुका है। तो अब इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें हमारा जो आज का आर्टिकल एनालिसिस है, कुछ मैं आपको चाहूँगा कुछ आप लोगों को तथ्य दिखा दूँ हमारे फर्स्ट आर्टिकल के रिगार्डिंग। सो लेट्स सी अबाउट द फैक्ट्स दैट वी हैव हियर फॉर यू। ओके, तो देखा जाए तो अलग अलग वजह यहाँ पर बताई जा रही हैं, या अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। ये जो कैश क्रंच है, जो कैश की कमी महसूस हो रही है अचानक से देश के अलग अलग राज्यों में, तो उसके ये कारण देखिए आपके सामने है। पहला जो कारण है हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, अरुण जेटली जी ने, कि अचानक से ना कैश की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सी गई है, इसलिए जो है कैश की कमी महसूस हो रही है। मध्य प्रदेश के जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर साहब हैं श्री शिवराज चौहान मेरे ख्याल से, तो उन्होंने ये बेसिकली कहा है कि जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो जानबूझ कर देखा जाए तो 2000 के नोट जो है अपने पास रख रही हैं, और नोटों को मार्केट में नहीं आने दे रही हैं षड्यंत्र के तहत। फिर देखा जाए तो एक तीसरी बात ये है, जो नासिक प्रेस है, जहाँ पर नासिक प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं कहूँगा, ये एक्चुअली मिंटिंग प्रेस होता है, जहाँ पर करेंसी मिंट होती है, ठीक है, करेंसी प्रिंट नोट्स प्रिंट होते हैं, तो उसका जो प्रोडक्शन है देखा जाए तो वो 44% तक 44% कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। साथ ही में कई लोगों को डर भी है कि FRDI बिल जब वास्तविकता में आ जाएगा तो उसके तहत देखा जाए तो अगर कोई बैंक बैंकरप्ट होता है तो जितनी भी सेविंग होगी, उस पर्टिकुलर जमा पूंजी होगी उस बैंक के पास, वो उसका प्रयोग करके उस बैंकरप्सी के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस डर के कारण कुछ लोग जो है अपना पैसा अपने पास रख रहे हैं, अपने बैंक खातों में नहीं डाल रहे हैं। फिर देखा जाए तो अगला जो है वो है स्लो डाउन इन डिपॉजिट ग्रोथ। तो अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें
तो अगर हम इसी लास्ट ईयर बात करें, लास्ट फिजिकल की बात करें, तो इस टाइम के आसपास 15.8% डिपॉजिट ग्रोथ की जो आंकड़ा था, जो परसेंटेज था वो था। लेकिन अभी देखा जाए तो इस टाइम पे जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 6.7% पे आया हुआ है, रुका हुआ है बैंक्स के लिए। तो ये देखा जाए तो एक कारण माना जा रहा है कि क्यों पैसा नहीं है बैंक्स में। फिर देखा जाए तो अगला एक कारण ये है कि बहुत सारे बैंक के जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं आम लोगों से कि आरबीआई जो है उनको ठीक से पैसे नहीं पहुंचा रही है, उनको इनफ पैसे नहीं पहुंचा रही है, जिसकी वजह से देखा जाए तो ये कैश की कमी आ रही है। फिर देखा जाए तो हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन, तो हमारे देश के कुछ इलाकों में इस टाइम पे किसानों के लिए हार्वेस्टिंग सीजन, उपज का सीजन चल रहा है। तो हो सकता है उस वजह से भी जो है, क्योंकि जब उसकी खरीद फरोख्त होती है तो उसमें देखा जाए तो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, कैश रिक्वायरमेंट होती है, तो शायद इस वजह से भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। साथ ही में देखा जाए तो जो शादी ब्याह है, तो शादी ब्याह में भी ऐसा होता है कि कैश की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से भी शायद जो है ज़्यादा कैश निकल गया है, तो जिसकी वजह से कैश की कमी हो रही है। और रिकैलिब्रेशन ऑफ एटीएम्स भी एक वजह मानी जा रही है कि क्योंकि 200 के जो नोट्स हैं उसका साइज़ अलग है, तो उसके हिसाब से एटीएम्स को कैलिब्रेट करने में समय लग रहा है, तो इसलिए ये बात भी है। फिर देखा जाए तो कैश होल्डिंग्स बाय इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, तो अब देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कई बेसिकली ऑफिशियल्स के द्वारा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने पास कैश बचा करके रख रही हैं, जब अपने पास होल्ड करके रख रही हैं, बिकॉज इलेक्शन से उनको डील करना है। कर्नाटक का इलेक्शंस बहुत सरपरी है बिल्कुल, तो उससे डील करना है, और वहाँ से लेकर लोकसभा तक बहुत इलेक्शंस लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी पार्टी के खर्चे के लिए जो है कैश का वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। फिर देखा जाए तो आरबीआई जो है 2000 नोट के, आरबीआई ने जो है एक पर्टिकुलर प्रेस है उसके हिसाब से ये है, मिंटिंग प्रेस है, उसने ये कहा है कि आरबीआई ने देखा जाए तो 2000 के नोट के लिए कोई नए ऑर्डर्स नहीं दिए हुए हैं, जिसकी वजह से 2000 के नए नोट प्रिंट नहीं हो रहे हैं, और शायद इस वजह से भी ये जो कैश करेंसी में जो वो क्या बोलते हैं आप, कमी जो आ रही है वो दिख रही है। बहरहाल अब हम लोग देखते हैं जो आर्टिकल है, जो इसका फैक्ट्स थे इसके रिगार्डिंग, वो आपको दिखा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द आर्टिकल दैट वी हैव हियर फॉर यू। So cash is still king. The sudden cash crunch shows that remonetization remains a work in progress. तो obvious है कि जिस तरीके से यहाँ कमी हुई है उससे साफ साफ यही लग रहा है कि जिस तरीके से पैसा वापस आना चाहिए था डिमोनेटाइजेशन के बाद वो नहीं आया है, और उसमें अभी भी काफ़ी कार्य बाकी है। तो लगभग देखा जाए तो 1.5 साल हो चुके हैं उस 8 नवंबर की रात को, जिस रात को 500 और 1000 रुपए के नोट जो है एकदम सिंपल कागज़ में बदल दिए गए थे और उनकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। उस टाइम पे देखा जाए तो पूरे देश में जो 500 और 1000 के जो नोट थे वो करेंसी इन सर्कुलेशन में 86% का से ज़्यादा का रोल अदा करते थे। बहुत सारे देखा जाए तो हमारे देशों के बहुत बड़े बड़े हिस्से देखा जाए तो वो एक बार फिर से कैश क्रंच का महसूस कर रहे हैं, कैश की कमी महसूस कर रहे हैं। सरकार देखा जाए तो बहुत ही देरी से उठती है और फिर मंगलवार को ये कहती है कि देखा जाए उसने फाइनली रिस्पॉन्ड किया कि क्यों कमी आ रही है अलग अलग राज्यों में, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो या मध्य प्रदेश हो, पिछले 15 दिन से। और सरकार ये कह रही है कि अचानक से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा करेंसी डिमांड बढ़ गया है पिछले 3 महीनों में, इस वजह से देखा जाए तो ये कमी हुई है। और साथ ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री जो वित्त मंत्रालय है उसने इस बात पर फोकस किया है कि पिछले जो अप्रैल के शुरुआती 13 दिन थे उसमें देखा जाए तो करेंसी का सप्लाई किया गया है वो 45,000 करोड़ की बढ़ोतरी से किया गया है। तब भी देखा जाए तो हज़ारों एटीएम जैसे पड़े हुए हैं जहां पर देखा जाए तो ठीक से कैश नहीं निकल रहा है और उसमें सफिशिएंट कैश भी नहीं है। और एक बात ये भी माना जा रहा है कि बैंक जो है वो एटीएम्स को नहीं भर रहे हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि वो चाहते हैं कि कस्टमर जो है ब्रांच तक आकर के पैसा निकाले, और जब कस्टमर ब्रांच से पैसा निकालेगा तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ अमाउंट जो है एक्स्ट्रा वो लेवी कर पाएंगे, चार्ज लेवी कर पाएंगे कस्टमर के ऊपर, जिससे कि उनके अपने जो भंडार हैं वो भरेंगे। नाउ अब जो मिनिस्ट्री का मंत्रालय का जो कहना है वो ये है कि 1.75 लाख करोड़ का जो कैश है वो अभी भी भंडारों में है, वो रिजर्व्स में है। तो जब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अभी रिक्वायरमेंट हो रही है, तो अब उसको फाइनली मार्केट में रिलीज किया जाएगा। अब तक शायद भंडारा खा रहे थे ये लोग। अब देखा जाए तो आरबीआई ने साथ में ये भी बोला है कि बहुत सारे कैश है उसके पास, उसके अपने वॉलेट्स में, और साथ में देखा जाए तो उसमें स्पीड भी बढ़ा रखी है ताकि जो सभी नोट्स हैं अब वो और तेज़ी से ज़्यादा प्रिंट हो, लेकिन अब तक वो शायद कम स्पीड चल रहे थे। साथ में देखा जाए तो आरबीआई ने ये भी कहा है कि बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल रीजंस जो एटीएम्स हैं उनको सही समय से नहीं भरा गया है। और साथ में ये भी आरबीआई कह रहा है कि जो कैश है अब वो कोशिश ये कर रहा है कि जिन इलाकों में ज़्यादा कैश के विड्रॉल्स हो रहे हैं
उनकी तरफ कैश को जो है मोड़ा जाए। तो गाइज ये था हमारे जो पहला पैरा है उसके रिगार्डिंग वो पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी इसमें। अब हम लोग चलते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं वो क्या है आपके लिए। तो बताइए भाई सबसे पहले तो कि सिनोनिम क्या हो जाएगा, पर्यायवाची क्या हो जाएगा डिस्पेंस का। ऑप्शंस आपके पास है कंसील, डिसबर्स, कीप एंड रिटेन। तो वैसे कंसील का मतलब होता है छुपाना, डिसबर्स का मतलब होता है प्रोवाइड करना या प्रदान करना, कीप का मतलब होता है रखना, रिटेन का मतलब भी होता है अपने पास रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्पेंस का सिनोनिम देना था और उसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिसबर्स। तो प्रदान करना ही अर्थ होता है डिस्पेंस का और डिसबर्स का, तो इसलिए देखा जाए तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में डिस्पेंस इक्वल्स टू डिसबर्स, जिसका मतलब प्रोवाइड भी है। सो डिस्पेंस इक्वल्स टू डिसबर्स इक्वल्स टू प्रोवाइड आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैरा 1। तो कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट ए है द गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्टिंग बिलेटेडली ऑन वेडनेसडे इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट्स ऑफ कैश शॉर्टेजेस फ्रॉम स्टेट्स इंक्लूडिंग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश ओवर अ फोर्टनाइट। देन स्टेटमेंट बी सेज thousands of ATMs are either not functioning or not dispersing adequate cash as banks are reluctant to divert cash to them at the cost of customers visiting branch for withdrawals. Then statement C says over here, at the same time the RBI blamed the shortages on logistical issues of replenishing the ATMs and said it is moving more cash to region that witnessed high cash withdrawals over here. So guys, now क्योंकि आपको बताना है कि यहाँ पर not true कौन है, ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ओनली A, ऑप्शन 2 है ओनली B, ऑप्शन 3 है ओनली C, ऑप्शन 4 है ओनली A एंड C, ऑप्शन 5 है ओनली B एंड C। तो जो सही जवाब होगा गाइस दैट हैज टू बी ऑप्शन नंबर 1 ओनली ए, बिकॉज यहां पर देखा जाए तो कह रहे हैं कि सरकार जो है बुधवार को बेसिकली उसने रिएक्ट किया, जबकि जो सरकार का रिएक्शन आया था वो मंगलवार को आया था। तो इसीलिए गाइस 2-1 ओनली ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग ऐसा करते हैं, चलते हैं वापस इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, देखते हैं और जानकारी लेते हैं इस आर्टिकल में। So theories abound on how upcoming elections, starting with Karnataka and possibly ending with Lok Sabha polls 2019, have prompted a large-scale management exercise among political parties. तो जो बात हमने पहले भी कही थी फैक्ट्स में कि बहुत सारे लोग इस बात की थ्योरी बता रहे हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत अहम समय आ रहा है, क्योंकि कर्नाटका इलेक्शन से शुरुआत हो रही है और फिर लोकसभा इलेक्शन है अगले साल, तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो अपने पास बड़े बड़े कैश के भंडारों को जो है रख रही हैं, अपने कैश के भंडारों को बड़ा कर रही हैं। साथ में देखा जाए तो जो रिटेल का जो प्रेम है कैश के प्रति वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है यहाँ पर कह सकते हैं आप जिम्मेवार है इस बात के लिए। साथ ही में देखा जाए तो FRDI को लेकर के आम लोगों में डर हो रखा है कि अगर FRDI जो है के तहत अगर कोई भी बैंक देखा जाए तो बैंकरप्ट हो जाएगी, तो उसको वापस बैंकरप्सी से निकालने के लिए आम लोगों की जेब से जो उनका पैसा उन्होंने भरा होगा, सेविंग बैंक में रखा होगा, उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस बात से भी आम लोग डर करके जो अपना अकाउंट है उससे पैसा निकाल रहे हैं और अपने घरों में उस पैसे को रख रहे हैं। साथ में देखा जाए तो कुछ हो सकता है सच्चाई हो इन पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से निकल रही हैं, लेकिन देखा जाए तो मेन जो ओरिजिन है इस कैश क्राइसिस का वो देखा जाए तो हमारे सिस्टम की जो अप्रोच थी, इनफैक्ट 2016 की जो 8 नवंबर वाली बिग बैंग किस्म का जो नोट बैन था, वहीं से ये इस बात की जड़ें हैं, इस बात की शुरुआत हुई थी। देखा जाए तो सरकार ने ये सोचा कि 2000 नोट का वो हम लोग 2000 नोट प्रिंट करवाते हैं, जिससे कि जो इकॉनमी होगी वो जल्दी से वापस जो है भर जाएगी, उसमें वापस अमाउंट आ जाएगा, मनी आ जाएगा। लेकिन देखा जाए जो कम जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं वो और ज़्यादा समय ले रहे हैं ताकि देखा जाए तो वो अच्छे से फ्लो कर सके। जैसे कि अब 200 का नोट हो गया या 50 रुपये का नोट हो गया, काफ़ी समय लग रहा है उन नोटों को वापस मार्केट में फ़्लो करवाने के लिए। अब देखा जाए तो 1000 रुपये का जो नोट्स बीच में सरकार ने सोचा था कि वापस ले आते हैं 1000 रुपये का नोट, लेकिन वो प्लान हटा दिया गया और उससे भी ज़्यादा मदद नहीं मिली है। साथ में देखा जाए तो जो नए तरीके का जो साइज़ ले आया गया है नोटों के लिए, उससे भी काफ़ी दिक्कतों की बौछार हो रही है सरकार पर और देश पर। अब देखा जाए तो आरबीआई ने मंगलवार को ये कहा है कि जो एटीएम्स का कैलिब्रेशन हो रहा है 200 रुपये के नोट के लिए वो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, वो अभी भी चल रहा है। साथ में देखा जाए तो जो विमुद्रीकरण हुआ था उसका वैसे तो निशाना था कि काला धन खत्म किया जाए, लेकिन देखा जाए तो उससे हुआ क्या है, 2000 नोट के ऊपर जो डिपेंडेंसी बढ़ गई है, इससे देखा जाए तो सदियों पुरानी एक सिंपल सा आइडिया होता है नोट प्रिंटिंग के रिगार्डिंग कि जो भी आप अगर कोई नया डिनोमिनेशन निकालते हैं
तो वो देखा जाए अपने पिछले डिनोमिनेशन के 2.2.52 से लेकर 2%, 5 गुना उसका साइज होना चाहिए, और ये देखा जाए तो इग्नोर कर दिया गया यहाँ पर। जो अभी का कैश क्रंच है, जो कैश की कमी है, उससे देखा जाए तो बहुत ही क्लियर इस बात को समझा जा सकता है कि जो रातों रात जो पैसा निकाला गया था नवंबर 8-9-2016 को, और उस टाइम का जो अचानक से जो दिक्कत आई थी, जो प्रॉब्लम आई थी, और वो जो प्रॉब्लम थी वो शायद कुछ हद तक हम लोग अभी भी झेल रहे हैं। तो बहरहाल अब हम लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं जो हमारे पास जो है अगला सवाल है। लेट्स सी अबाउट दैट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट हियर फॉर यू। तो बताना है आपको इम्पेंडिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास है डिस्टेंट, लेटर, रिमोट एंड अप्रोचिंग। तो देखो भाई, डिस्टेंट का मतलब होता है जो बहुत दूर हो, लेटर मतलब जो बाद में किया जाए, रिमोट का मतलब जो काफ़ी दूर दराज इलाका हो या बेसिकली जिसमें देखा जाए तो पहुंचना काफ़ी कठिन हो। फिर देखा जाए अप्रोचिंग का मतलब हो जाता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आ रही हो, जो आगमन पे हो या फिर जो कि आ रही हो, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं अप्रोचिंग। तो यहाँ देखा जाए तो सिनोनिम जो है आपका इम्पेंडिंग, इसके लिए जो सही यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रायवाची इम्पेंडिंग के लिए, वो हो जाएगा अप्रोचिंग, ऑप्शन नंबर 4। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यही लगाया होगा अपने आंसर्स में भी। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या हो जाएगा एग्जैक्टली अगला सवाल। तो लेट्स सी अबाउट दैट ओवर हियर। ओके, तो सवाल नंबर 4 देखिए आपके सामने ये है कि इनमें से कौन सा सत्य है इस पर्टिकुलर पैरा के हिसाब से। अब आप समझ सकते हो भाई, देखो स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है, यहाँ पर सत्य की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो स्टेटमेंट ए में आपके सामने मेंशन किया गया है दैट थ्योरीज आर अबाउंड ऑन हाउ अपकमिंग इलेक्शंस, ऑन हाउ अपकमिंग इलेक्शंस एंडिंग on how upcoming elections starting with Karnataka and possibly ending with the Lok Sabha polls in 2019 have prompted a large-scale cash management exercise among the various political parties which are there. And then देखा जाए तो स्टेटमेंट बी में दिया हुआ है, the government may have chosen to go for ₹2,000 notes post demonetization to remonetize the economy faster, but with lower denomination notes taking longer to flow freely, the circulation was not efficient and the big notes has become preferred mode. Actually they have become a preferred mode for hoarding the capital. फिर देखा जाए तो स्टेटमेंट सी में दिया हुआ है, the current cash crunch shows on how the consequences of the overnight demonetization of November 8-9 2017 continue to haunt us. ओके, तो यहाँ देखा जाए तो सत्य की बात हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट सी है देखिए उसमें बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है कि 2017 में हुआ था, नवंबर 8-9 वाली जो घटना थी, लेकिन देखा जाए तो जो डिमोनेटाइजेशन था तो 2016 में हुआ था, ना कि नवंबर 8-9 2017 को। इसलिए देखा जाए तो जो स्टेटमेंट सी है वो सत्य नहीं है। मतलब ये है जो ओनली बी एन ए है वो सत्य है। तो 4-5 ओनली बी एन ए को ही हम लोग यहाँ पर सत्य मानेंगे। ओके, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने 4-5 को लगा लिया होगा आंसर, जो कि यहां पर सत्य माना जाएगा। तो अब देखो जो अगला आर्टिकल है वो इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग है। तो इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्योंकि हमारा अगला आर्टिकल है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या सच में भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत है जितने की वो दिखती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कुछ तथ्य यहाँ पर भारत की इकोनॉमी पर, उसके बाद हम लोग जानेंगे इस अगले आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं कुछ तथ्य पहले इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग। ओके, तो पहली बात देखिए, जहाँ तक नेचुरल भंडारों की जहाँ तक बात है तो देखो सबसे पहले चीज़ तो ये समझ लीजिए यहाँ पर कि जब बात आती है कोल की, तो इंडिया में जो कोल रिजर्व्स हैं वो दुनिया के चौथे सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े कोल रिजर्व्स हैं। फिर देखा जाए तो देखो जब बात आती है आपके डायमंड्स की या गोल्ड की या पेट्रोलियम की या नेचुरल गैस की, तो इन सभी मामलों में देखा जाए तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये सब इंडिया में मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, जो आयरन ओर है आपके लिए, जो आयरन ओर हो जाता है या फिर देखा जाए तो जो माइका हो जाता है, ये सब देखा जाए तो प्रोवाइड किया जा सकता है, इंडिया में ये सब मिलता है। साथ में देखा जाए तो अगर हम बात करें यूएसए या जर्मनी या जो यूएई है या जो चाइना है, जो जापान है या जो थाईलैंड है, ये देखा जाए तो इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं उनमें से ये काउंट किए जाते हैं। फिर देखा जाए तो जो आपके एक्सटर्नल डेट है इंडिया पर, वो देखा जाए तो $495.7 बिलियन माना जाता है, जो कि दिसंबर 2017 का आंकड़ा है। साथ ही में जो भारत के गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 557.79 टन तक है, जो कि फिर से दिसंबर 2017 का आंकड़ा है। साथ में देखा जाए तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है
वो आप कह सकते हैं 1,03,219 है 2016-17 के आंकड़े के हिसाब से। फिर जो नॉमिनल जीडीपी है या जो जीडीपी का इस टाइम पे का जो प्राइस है वो देखा जाए तो ₹152.54 लाख करोड़ के हिसाब से है। फिर देखा जाए तो जो मेजर सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है वो देखा जाए तो अप्रैल 2000 जून 2017 के बीच में अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर 17% तक आया था, वहां पर जो एफडीआई आया था। फिर देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में 8% तक का एफडीआई आया था। फिर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है उसमें 8% तक का आया था। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में 7%, ऑटोमोबाइल में 5%, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 4%, केमिकल्स में 4% एंड ट्रेडिंग, पावर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में 4, 3 एंड 3%। ओके, तो देखो ये यहां तक बात है जहां तक इंडियन इकोनॉमी की बात है। अब देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग। So the Indian economy is currently growing at about 7% after dipping below 6% following demonetization। तो जब बेसिकली विमुद्रीकरण हो गया था उसके बाद देखा जाए तो जो इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो 6% से नीचे चली गई थी, लेकिन अब ऐसा है कि वो वापस 7% के ऊपर आ चुकी है। और साथ ही में ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल जो 7% से ज़्यादा की ग्रोथ हो जाएगी इंडिया की और ये चाइना से ज़्यादा तेज़ होगी, और इससे देखा जाए तो इंडिया पूरे विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला इकोनॉमी बन जाता है। जो बेसिस है इंडियन इकोनॉमी के, जो फाउंडेशन है वो देखा जाए पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत हुई है। जो महंगाई की दर है देखा जाए तो वो 4 से 5% तक गिर के आ चुकी है। साथ में देखा जाए तो जो ट्रेड बैलेंसेस हैं पूरी दुनिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट देखा जाए तो वो काफ़ी नीचे आया है, और अब देखा जाए तो वो 1.5% रह गया है जीडीपी का। साथ में देखा जाए तो इंडिया काफ़ी देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट कर रही है। इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है अपने फॉरेन एक्सचेंज भंडारों में, वो देखा जाए तो अब बढ़ करके $420 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो गाइस, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े इस आर्टिकल में, मैं चाहूँगा एक बार जो अगला वो कैप क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहां आपको मुझे बताना है कि एंटोनिम क्या हो जाएगा वल्नरेबिलिटीज नाम के वर्ड का। आपके पास ऑप्शंस है बर्डन, कंपल्जन, ओनस एंड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब हो जाता है यहाँ पर मजबूती, ओनस का मतलब हो जाता है यहाँ पर फोकस या भार किसी पर्टिकुलर चीज का, कंपल्जन मतलब बेसिकली जो मैंडेशन है, मतलब बेसिकली कि ऐसा होना ही होना चाहिए, तो जो जोर देना होता है। देन बर्डन आप समझ सकते हो कि हम भार को बोलते हैं। ओके, तो यहां पर देखा जाए तो वल्नरेबिलिटीज का जो एंटोनिम हो जाएगा दैट हैज टू बी ऑप्शन 4 स्ट्रेंथ्स, एंड आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, आते हैं वापस इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, फिर हम लोग जानेंगे आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखा जाए तो ये जो आंकड़े अभी मैंने आपको बताया, तो इससे हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी की कहानी है, लेकिन क्या सच में ये इतनी सुंदर एक पिक्चर है, पेंट करती है जितनी सुंदर पिक्चर ये दिख रही है? अगर आप अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे और गहराई से एनालाइज करेंगे तो आप ये समझेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है इंडिया की, इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, और सच में देखा जाए तो इकोनॉमी में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियाँ हैं। अब देखा जाए तो देखो, पहले यहाँ से बैटिंग है किंग्स टू आयरन आउट, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास उनको कैसे सॉल्व करें, उनको जो हमें सॉर्ट करना चाहिए पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप देखा जाए तो अगर हम ग्रोथ अगर चाहते हैं कि हाई भी हो और लगातार होती रहे, तो सबसे पहले जो निवेश है उसको मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम निवेश की अगर हम बात करें तो बेसिकली निवेश का रिक्वायरमेंट ज़रूरत हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, फैक्ट्री को बढ़ाने में, साथ ही में जो वर्क फोर्स है हमारे देश का उसके स्किल्स को इम्प्रूव करने में हर इलाके में पड़ेगा। और बहुत ही देखा जाए तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत देखा जाए तो निवेशों के मामलों में काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है, और ये देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की दर जो कम होती जा रही है पिछले कुछ सालों में जो कम हुई है, इसमें बहुत ही क्लियरली दिखता भी है। जो निवेश का जो दर है वो देखा जाए तो 34% जो 2014 में था उससे गिर करके अब 30% तक आ चुका है। अब अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करेंगे तो ये जो कमी है ये देखा जाए तो काफ़ी मतलब देखा जाए तो समझने वाली चीज़ है और अच्छी चीज़ नहीं है, इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट रेट है, जो निवेशक का जो रेट है, वो देखा जाए पिछले 15 सालों में सबसे कम पे आ चुका है। ये जो कमी है ये देखा जाए, और इस लेवल की जो कमी है ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, और इसके साथ हमें 60% की ग्रोथ, 7% की ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जीडीपी में, और अगर और कमी हुई तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी अपने आप खिंच करके कम हो जाएगा। तो इस पर हमें यहाँ पर मजबूती लानी पड़ेगी,
इसमें हमें सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि इस आर्टिकल का थीम क्या है और इसको आप अपने आप से समझ सकते हैं इसको एक बार पढ़ने के बाद। अब ऐसा करते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो क्या आप लोगों के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक पैराजंबल होगा। लेट्स सी अबाउट दैट। तो ये रहा आपके सामने एक पैराजंबल, तो बहुत ही शानदार किस्म का 7 सेंटेंस का पैराजंबल है। करना आपको ये है, सबसे पहले जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसको पढ़ करके समझिए, सब्जेक्ट को एनालाइज करिए, सब्जेक्ट निकालिए, फिर लॉजिकल पेयर्स बनाइए और उसके बाद लास्ट में अलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, आपके पास समय है, पॉज करिए इस वीडियो को और बताइए क्या यहां पर आंसर होगा इस वीडियो पे। Okay. Now let's see, my dear friends, what's the answer to this parajumble over here? So it's F B D G A E C. Okay. तो F पे देखो ये शुरुआत होती है, The Indian economy is currently growing at about 7% after dipping below 6% following demonetization. फिर देखो B में दिया हुआ है, It is projected to grow over 7% this year. That is faster than what? Than China's growth rate and makes India effectively the fastest growing economy in the world. फिर देखिए G में दिया हुआ है, The Indian economy's foundations or basics have also been strengthened in the last few years. पिछले कुछ साल में ये काफी मजबूत हुआ है. Inflation has come down to 4.5% range. Trade balances with the rest of the world काफी improve हुआ है. They have improved as well. Now, and the current account deficit has come down to about 1.5% of the GDP. अब देखा जाए जो इंडिया जो है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्डअप करने में, और अब वो काफ़ी अच्छे से $420 बिलियन तक बढ़ चुका है। तो गाइज ये देखा जाए तो यहाँ का आपका पैराजंबल था, एंड आई होप आपने ये बना लिया होगा। अब देखते हैं जो अगला सवाल हमारे पास है वो क्या है। So in order for growth to be both highly and sustainable, investment has to be strong. तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है बताना है आपको, पॉज करिए और बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बोथ हाईली दिया हुआ है, दो एडजेक्टिव्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर हाई होना चाहिए, हाईली नहीं। 7-2 इज द एरर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ओके, आई होप आपने पॉज किया होगा वीडियो को। ओके, अब देखो यहां पर दिया हुआ है, द स्ट्राइकिंग फैक्ट अबाउट इंडिया इज द वीकनेस इन द इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्टेड इनटू द शार्प डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द रीसेंट ईयर्स। तो यहां पे देखा जाए तो हो सकता है कि एक बार में आपको यहाँ पर आंसर ना दिखे, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पार्ट 3 में इनटू लिखा हुआ है जो कि एंट्री शो कर रहा है, और यहाँ एंट्री की बात नहीं हो रही है। सो 8-3 में गलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। शुड इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू डिक्लाइन इन द फ्यूचर, इट वुड बी इनकम्पैटिबल विथ हाई ग्रोथ। ओके, तो अब देखा जाए तो यहां पर आपको पॉज करना चाहिए इस वीडियो को और बताइए मुझे कि यहां पर एरर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। वेल, अब देखिए कंटिन्यू एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद हमें एक प्रपोजिशन चाहिए होता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो टू ही आता है। सो दैट्स व्हाई देखा जाए तो कंटिन्यू टू यहां भी होना चाहिए था, बट पहले पार्ट में हम मानेंगे कि एरर नहीं है, बिकॉज वहां तक जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है वो पूरा माना जाएगा। सेकंड पार्ट में ये जो एरर होगी वहां हम देखेंगे हम इसे, और टू डिक्लाइन शुड बी देयर इन द सेकंड पार्ट ओवर हियर। सो 9-2 इज द आंसर। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। The other king to the strong growth stories are the weakness in industrial productions. Okay, तो अब देखा जाए तो यहां पर कहां गलती है, पॉज करिए और बताइए नंबर 10 में क्या मिस्टेक है। ओके, अब देखो किंग अपने आप में सिंगुलर है, तो इसलिए देखा जाए तो स्टोरीज तो ठीक है, बट वहां आर ना होकर के इज होना चाहिए था। इट शुड बी इज इन पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब आते हैं वापस सेंटर स्क्रीन पे माय डियर फ्रेंड्स। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। जरूर आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और कमेंट्स में हमको बताइए कि कैसा रहा आज का वीडियो। साथ ही में शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट विद ADA 247 गवर्नमेंट जॉब इज राइट इन योर पॉकेट। थैंक यू।